सावित्री, लग रहा है कि बहू आज जरूर पकौड़े बना रही है। बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है नीचे से। ना जाने कितने दिन बीत गए हैं इस तरह बारिश में पकौड़े खाए हुए। याद है तुमको, जैसे ही बारिश शुरू होती थी तुम मेरे लिए पकौड़े बनाना शुरू कर देती थी। लेकिन वो सब बातें तो जैसे भूली बिसरी यादें बनकर रह गई है। तुम जरा पूछो तो बहू से कि क्या वो पकौड़े बना रही है, थोड़े हम लोगों के लिए भी भेज देगी। जगदीश जी बिल्कुल बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। खुशबू से तो यही लग ही रहा है कि बहू पकौड़े ही बना रही है। लेकिन मुझको तो उससे कुछ पूछते हुए भी डर लगता है। वो गुस्सा हो जाएगी और उल्टा सीधा सुनाने लग जाएगी, फिर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सावित्री जी ने अपना निचला होंठ दांतों से चबाते हुए अपनी बेबसी जताई। अच्छा, सिर्फ एक बार पूछ लो, अगर आज मना कर दे तो फिर कभी दोबारा मत पूछना। आज जैसे पकौड़ों की खुशबू जगदीश जी को दीवाना कर रही थी, क्योंकि जगदीश जी अपने समय में खाने पीने के काफी शौकीन हुआ करते थे और सावित्री जी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए उनकी हर इच्छा को सिर आंखों पर रखकर पूरा करती थी। लेकिन अब तो वो समय ही नहीं रहा। लवली बेटा, क्या आज पकौड़े बना रही हो? अगर बना रही हो तो 2-4 बाबूजी के लिए भेज देना, उनका बहुत मन कर रहा है खाने का। सावित्री जी ने पति की प्रबल इच्छा को देखकर मन ही मन डरते डरते बहुत ही आहिस्ते से अपनी बहू लवली से कहा, सबके लिए नहीं बना रही हूं, बबलू का मन था, बस उसी के लिए थोड़े से बना दिए। इतना कहकर लवली बड़बड़ाने लगी, कोई भी चीज बनाओ इन लोगों को पहले महक आ जाती है। उम्र हो गई है लेकिन अभी तक तृष्णा नहीं मरी। जब देखो तब हर चीज खाने को आगे रहते हैं। कोई चीज अपने मन की बनाकर इस घर में खा भी नहीं सकते। रहते तो ऊपर जरूर है, लेकिन ध्यान नीचे ही लगा रहता है कि क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा। लवली की मां मोहिनी जी, जो कि अपनी बेटी के ही पास रहती थी, ने भी लवली का साथ देते हुए कहा। इतना सुनकर सावित्री जी चुपचाप आंखों में आंसू भरकर वापस लौट आई और उनको इस तरह मायूस और निराश देखकर जगदीश जी सब कुछ खुद ही समझ गए। कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। बताओ कितना लाचार हो जाता है व्यक्ति बुढ़ापे में। जगदीश जी की भी आंखों में आंसू झिलमिल झिलमिल करने लगे। माँ बाप का इकलौता बेटा केशव अपने मम्मी पापा का बड़ा ही लाडला, अपनी हैसियत के अनुसार दोनों लोग उसकी हर इच्छा जैसे तैसे पूरी करते। अपना छोटा सा पर खुद का मकान, ईश्वर का दिया सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। केशव के बड़े होते होते सावित्री और जगदीश जी उसकी शादी के सपने संजोने लगे। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी कर दूं, क्योंकि अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते और पापा की रिटायरमेंट भी 2-4 सालों में हो जाएगी। उससे पहले ही शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन केशव सावित्री जी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था, तो उन्होंने अपने मन की इच्छा उसका सिर सहलाते हुए उसके सामने रख दी। मम्मी, मुझे तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। लड़की के पापा नहीं है, बस माँ है। केशव ने सावित्री जी की बात को काटते हुए कहा। केशव बेटा, ये तो और भी अच्छी बात है। हम लोग लड़की ढूंढने से बच गए, और कौन सा हम लोगों को दहेज चाहिए। ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है। सावित्री जी ने झट से केशव के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जगदीश और सावित्री जी ने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की। जो भी मेहमान आए थे उन सभी लोगों ने शादी का इंतजाम देखकर दिल से वाहवाही की, क्योंकि उन लोगों ने किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। सावित्री जी तो जैसे लवली का मुंह देख देख कर ही सियाहती रहती, और लवली भी दिल से उन लोगों का मान सम्मान करती। लेकिन अचानक एक दिन धमाका हुआ। लवली की मम्मी मोहिनी जी हमेशा के लिए उन लोगों के साथ ही रहने के लिए आ गई, और सावित्री जी को भी उनका आना बुरा नहीं लगा। अच्छी बात है कि समधन जी यहीं रहेंगी, तो मुझे भी बातचीत करने के लिए साथ हो जाएगा, क्योंकि हम उम्र लोगों से बातें करने का आनंद ही अलग होता है। लेकिन ये क्या, माँ के इस घर में आते ही लवली का व्यवहार सास ससुर के प्रति एकदम से बदल गया। सावित्री जी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके किसी शादी में जाना पड़ गया, और जगदीश जी भी उन्हीं के साथ गए थे और घर की चाबियां लवली को सौंप गए। लेकिन लौटकर जब आए तो देखते हैं कि घर की तो कायाकल्प ही बदल गई थी। मम्मी जी, अब आप लोग ऊपर के कमरे में रह लीजिए। मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए आप लोगों का कमरा मैंने मम्मी को दे दिया और आपका सामान ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया है।
लवली ने बड़ी चतुराई से अपनी सफाई पेश कर दी। लवली बेटा, मेरे कौन से पैर बहुत मजबूत हैं, कहना तो चाहती थी सावित्री जी, लेकिन कलह क्लेश का सोचकर अपने मुंह पर जैसे ताला लगा लिया उन्होंने। और हाँ, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप लोगों का खाना पीना सब कुछ ऊपर ही पहुंचा दिया करूंगी मैं। लवली ने तो जैसे सास ससुर के नीचे आने का रास्ता ही बंद कर देना चाहा। थोड़े दिनों बाद जगदीश जी भी रिटायर हो गए। अब पति पत्नी दोनों ऊपर वाली मंजिल पर ही रहते। बहुत जरूरी काम होता तभी नीचे आते, लेकिन बाकी समय ऊपर। केशव पहले तो कभी कभार ऊपर आ भी जाता था, लेकिन अब तो हर समय सास के पास बैठकर बतियाता रहता, ऊपर का रुख नहीं करता। कभी सावित्री जी आवाज देकर बुलाती भी तो अक्सर काम का बहाना करके टाला मटोली कर जाता। बहू के आते ही बेटे को भी पराया होने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। नीचे तो अक्सर ही तरह तरह के पकवान बनते, लेकिन ऊपर वही रूखा सूखा खाना आता। और उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे और बूढ़े एक समान हो जाते हैं। जब भी किसी व्यंजन की खुशबू ऊपर आती, जगदीश जी का मन बच्चों की तरह लालायित हो उठता। जगदीश जी मन महसूस महसूस कर रह जाते, क्योंकि हमेशा से ही खाने पीने के बड़े शौकीन जो रहे थे वो। ये सब देखकर सावित्री जी अक्सर व्यथित हो जाती। मैं सोच रही हूं कि अपनी रसोई ऊपर ही बना लूं। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत तो है कि हम दोनों का खाना तो बना ही सकती हूं। सावित्री जी ने अपने दिल की बात कही। क्या फायदा, बेकार में बदनामी होगी बेटे बहू की, और कुछ नहीं। जैसा चलता है वैसे ही चलने दो। जगदीश जी नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर निकले, लेकिन आज पकौड़ों की बेतहाशा तलब जगदीश जी की आंखों में देखकर सावित्री जी से बिल्कुल भी नहीं रहा गया, और वो बहुत ज्यादा विचलित हो उठी। सुनिए, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रही हूं। जगदीश जी से इतना कहकर सावित्री जी नीचे उतर गईं, और जब वो बाजार से लौटकर आईं तो पूरा गृहस्थी का सामान उनके साथ था, और तब तक केशव भी दुकान से आ चुका था। मम्मी, ये सब क्या है? केशव ने सारा सामान देखकर हतप्रभ होकर पूछा। केशव बेटा, अभी तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है, और ये सब सामान तेरे बाबूजी को खाना खिलाने का इंतजाम है। आज से हम अपना खाना ऊपर कमरे में ही बना लेंगे। और हाँ, एक बात और, 15 दिन के अंदर अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। मुझे ये घर खाली चाहिए। सावित्री जी बिल्कुल निडर होकर बोली। आप मजाक कर रही हैं ना? केशव ने अनजान बनकर हंसते हुए कहा। मजाक तो तुम लोग हमारा बना रहे हो, ना जाने कब से। हमारा कमरा हथिया लिया, हम लोगों को रूखी सूखी जैसा चाहते हो वैसा खाना देते हो। अपने ही घर में हम बेगाने हो गए हैं, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब हम दोनों की आंखें खुल गई हैं। ऐसा मत कही मम्मी। सावित्री जी का निर्णय सुनकर अब तो केशव ने मिमियाते हुए कहा। नहीं, अब ऐसा ही होगा। मेरा फैसला अटल है, क्योंकि हम लोगों से इतनी गर्मी में ऊपर नहीं रहा जाता। आप लोग अकेले इस घर में रहकर करोगे भी क्या? केशव ने चाल चलते हुए कहा। मैं कुछ भी करूं, चाहे बेचूं, चाहे किराएदार रखूं, चाहे अपने जैसे 2-4 साथी इकट्ठा कर लूं, लेकिन तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। सावित्री जी को तो जैसे आज कोई भी उनके निर्णय से हिला नहीं सकता था। प्लीज मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूं। अब लवली की बारी थी, घड़ियाली आंसू बहाने की। माफी के दिन बीत गए बहू, और हाँ, ये घर मेरे ही नाम पर है, तो मुझे 15 दिन में पूरा घर हर हालत में खाली चाहिए। हम लोगों का भी तो सोचिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे। केशव बोला। वो तुम्हारा निर्णय है, जहां इच्छा हो वहां रहो। सोचने समझने का काम अब हम लोगों ने छोड़ दिया है। समधन जी, माफ कर दीजिए बच्चों को। मोहिनी जी ने भी अपना जाल फेंकते हुए कहा। समधन जी, आप तो बीच में बिल्कुल भी ना बोलिए, क्योंकि ये सब कुछ आपका ही किया धरा है, और अब हमारा फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। इतना कहकर सावित्री जी बेधड़क ऊपर चली गई, और लेबर लोग सामान ऊपर चढ़ाने लगे। केशव, लवली और मोहिनी जी ठगे से खड़े हुए सावित्री जी को ऊपर जाते हुए देखते रहे। ये सब क्या है सावित्री? अब चौंकने की बारी जगदीश जी की थी। अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। ये सब आपको पकौड़े खिलाने की मेरी छोटी सी कोशिश है। कहते कहते इतने दिनों का भरा हुआ गुबार भर भरा कर निकल पड़ा सावित्री जी के, और वो जगदीश जी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी ने भी आज सावित्री जी की भावनाओं को समझते हुए
उनके फैसले पर हाँ की मुहर लगा दी और आगे बढ़कर सावित्री जी को गले लगा लिया। सावित्री जी भी कसकर जगदीश जी से लिपट गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।